हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 8 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जीवन संगिनी। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हुए बैंकेट हॉल में जगमग शादियों के पंडाल देख और म्यूजिक की धुन से मुझे लगा जैसे मेरे कानों में किसी ने गरम शीशा उड़ेल दिया हो। जिन आवाज़ों से मैं पीछा छुड़ाकर उस दिन शहर के बाहर यहाँ आई थी, वे यहाँ भी जहर घोलने चली आई थी। सड़क पर कितनी ही बारातें दिखी थी जो बैंक्वेट हॉल के सामने नाचने में जुटी थी। ना मालूम कितनी बातें मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई और एकाएक जैसे मैं आकाश से धरती पर आ गिरी। मैं सोचने लगी, मैं कहाँ पहुँच गई थी? उन मधुर कल्पनाओं में जो कभी साकार नहीं होंगी। लेकिन फिर सोचने लगी कि तो क्या मुझे इन्हीं कल्पनाओं के सहारे जीना पड़ेगा? क्योंकि मेरी जिंदगी में जो उदासी और दर्द आ गया है उसका अंत नहीं। अब क्या मेरी बारात में ऐसी धूमधाम नहीं होगी? कितनी प्लानिंग की थी मैंने अपनी शादी की, मैंने भी और मेरे माँ बाप ने भी। अब मैं खुद तो दुखी हूँ ही, साथ में माँ बाप भाई बहन भी चिंतित हैं। काश शादी से पहले मेरे पैर की हड्डी ना टूटी होती तो मेरी मधुर प्लानिंग यूं जल कर खाक ना होती। नगाड़ों की धुन अब पास आती जा रही थी और मैं फिर सोचने लगी थी कि 10 दिन बाद मेरी बारात आएगी भी या नहीं, मेरी डोली उठेगी या नहीं, और दुल्हनों की तरह मैं भी कभी लाल जोड़ा पहन सकूंगी या नहीं। सब कुछ खाक हो जाएगा। मुझे दूसरे पहलू पर भी सोचना था। वेडिंग के लिए होटल बुक हो चुका था। लोगों ने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए टिकट भी खरीद लिए थे। इंतज़ाम तो सारे हो ही चुके थे। हर सामान के लिए पहले से पैसा दिया जा चुका है, जिसके लिए भैया को कितनी मशक्क़त करनी पड़ी है। और फिर सागर के बीचों बीच हनीमून के लिए होटल के भी तो सारे इंतज़ाम कर लिए थे। शादी ब्याह कोई गुड़ियों का खेल तो है नहीं कि उस दिन का दिन टला रहे। उन्होंने भी तो अब तक अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित कर लिया था। आजकल लड़कों की शादियों पर भी सब खर्चे करते हैं। विक्रांत ने बैचलर ट्रिप भी ऑर्गेनाइज कर लिया था। जिस दिन मेरी हड्डी टूटी थी उस दिन की याद आते ही मैं कांप गई। हमेशा की तरह छत पर पढ़ रही थी। छत के शांत वातावरण में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोई शोर, कोई चीख पुकार सुनाई नहीं देती थी। नीचे तो सड़क की आवाज़ें तथा फिल्मों के गाने आदि ध्यान को हटा देते थे। शहर के बीच में घर होने की वजह से मार्केट आने वाले रिश्तेदार और दोस्त भी चले आते, जिससे पढ़ाई में व्यवधान पड़ता था। उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करना पड़ता था या कभी कभी खाना भी बनाना पड़ता था। इससे मुझे बहुत परेशानी होती थी। एग्ज़ाम के दिनों में तो मम्मी पापा के रिश्तेदार या अन्य लोगों का आना मुझे बहुत ही खराब लगता, क्योंकि एक तो उनके आने से समय नष्ट होता, दूसरे वे यह पूछना कभी ना भूलते कि अभी तक शिखा की शादी का क्या इंतज़ाम किया है। सुनकर मेरे तन बदन में आग सुलग उठती। इन सब झंझटों से मुक्ति पाने का मेरा एकमात्र स्थान छत थी। ना माँ मुझे अपने सामने देखती और ना कोई काम मुझसे कहती। जब मैं छत पर पढ़ रही होती तो काम के लिए स्नेहा को ही पकड़ा जाता था, वरना वह छोटी होने की वजह से बची रहती। शादी के लिए निश्चित तिथि के कुल 15 दिन बाद ही तो मेरी परीक्षा थी। डेस्टिनेशन मैरिज
विक्रांत के भाई के विदेश से आने हवाई जहाज के टिकटों के कारण तय हुआ था कि परीक्षा से पहले शादी होगी और परीक्षा के बाद हम हनीमून पर जाएंगे। शादी के बाद ठीक से पढ़ाई नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं अधिक से अधिक पढ़ाई कर लेना चाहती थी। यही सोचकर मैं छत के कोने में कुर्सी कर निश्चिंतता से पढ़ रही थी कि बंदरों की कतार आती दिखी। बंदर तो हमेशा ही आते थे, उनसे डरकर मैं नीचे उतर जाती थी। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मैं यह सोचकर भागी कि कहीं बंदरों ने मुझे नोच लिया और मेरा चेहरा विकृत हो गया तो क्या होगा। मैं जल्दी से नीचे भागी, फिर नीचे रखे गमले से टकराकर एक चीख के साथ गिर पड़ी। फिर क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। जब होश आया तो माँ ने कहा, यह क्या कर बैठी शिखा, अब क्या होगा। माँ का मतलब समझते देर नहीं लगी, पर उनसे क्या कहती। क्या यह कि कहीं बंदर मेरा चेहरा ना नोच ले, इसलिए मैंने छलांग लगाई थी और धोखे से गमले से टकराकर गिर गई। यह रोने का समय है क्या? बड़े भैया चिल्लाए। क्या पता हड्डी ना टूटी हो, सिर्फ मोच ही आई हो। चलो जल्दी अस्पताल चलो। और उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया। मगर भैया की आंखों की भाषा मैंने पढ़ ली थी। वे खुद भी तो इस बात से डरे हुए थे कि कहीं मेरे पैर की हड्डी ना टूट गई हो। उन लोगों के चेहरे देखकर मैं अपना दर्द भूल सी गई थी। मेरा पैर सूज गया था, इसलिए और मुश्किल थी। अगर हड्डी टूट गई हो और ठीक से ना जुड़ सकी तो? यदि कहीं हड्डी टूटकर उसमें चुभ गई हो तो? कम से कम 3 महीने तक प्लास्टर झेलना पड़ेगा। हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े या रॉड डले। यह विचार आते ही मैं कांप उठी। बेवकूफ लड़की, यह क्या कर बैठी। भैया की आवाज मुझे झकझोर गई। उन्होंने फिर कहा, अब तेरी जगह क्या स्नेहा को खड़ा करा जाएगा। इसके साथ ही वे हंस पड़े, पर मेरा फक चेहरा देखकर शायद उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ और वे गंभीर हो गए। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्लास्टर ना चढ़ाया जाए? माँ ने पूछा। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, एक्सरे रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। माँ धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। माँ, आप फिक्र क्यों करती हैं? शादी तो हो ही जाएगी। हाँ, शिखा को चलाने के लिए व्हील चेयर और आंसू पोंछने के लिए किसी को साथ रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने शायद मुझे हंसाना चाहा, पर मेरा मुंह शर्म तथा अपमान से लाल हो गया। स्नेहा को सामने देखकर मैं संभल गई। क्या बात है स्नेहा? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ। खाना तक लग गया है, सब लोग मेज पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसका स्वर झल्लाया सा लगा। मैं भारी कदमों से स्नेहा के साथ डाइनिंग टेबल पर व्हील चेयर में आ गई। खाने की मेज पर माँ, पिताजी, भैया, भाभी सभी मेरे इंतजार में बैठे थे। स्नेहा ने पेट में खाना परोसकर प्लेट मेरे सामने रखी तो मुझे लगा मानो सभी लोग तरस खाई नजरों से मुझे देख रहे हैं। अपने प्लास्टर चढ़े पैर पर एक नज़र डालकर मैं चुपचाप खाने लगी थी। खाने के साथ साथ रुलाई भी छूट रही थी। कैसा अजीब वातावरण हो उठा था। पहले खाने की मेज पर बैठते ही पिताजी के कहके, भैया के चुटकुले, भाभी की चूड़ियों की खनखनाहट, माँ की बनावटी झल्लाहट से वातावरण खुशनुमा सा लगता था। लेकिन आज खाने से पहले हंसने बोलते चेहरे मेज पर आते ही गुमसुम हो गए थे। मैं सोच रही थी कि घर में जो यह उदासी छा गई है, इसका कारण मैं ही तो हूँ। मैंने इसलिए माँ से कहा था कि मेरा खाना मेरे कमरे में पहुँचा दो, लेकिन वे तो रो पड़ी। बोली,
तू अकेले कितना खाएगी? क्या मैं यह समझती नहीं? सुनकर मैं चुप हो गई। अचानक रात के 10 बजे विक्रांत आ गए। वे कार से आए थे। सामने देखकर मेरा खून बर्फ की तरह जम सा गया। हर कोई धड़कते दिल से अपने अपने ढंग से अनुमान लगा रहा था। पिताजी ने विक्रांत से कहा, आपसे अनुरोध है कि शादी की तारीख कृपया ना बदलें, क्योंकि फिर बुकिंग ना मिलने के कारण शादी अगले साल तक के लिए टल जाएगी। वैसे आपकी जो इच्छा। आपकी तसल्ली और विश्वास के लिए मैं शिखा का एक्सरे दे रहा हूँ। कृपया बताएं क्या करें। विक्रांत ने आते ही मुझे सबके सामने जोर से हग करके सबको चौंका दिया। उसने कहा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्लान है, बस हनीमून कैंसिल। जब शिखा पूरी तरह ठीक होगी तब देखेंगे। विक्रांत ने पूरी योजना सबको बता दी। उसने साफ कह दिया कि शादी से पहले शिखा उसके माता पिता से नहीं मिलेगी, क्योंकि ना जाने वे क्या फैसला लें। शायद वे नहीं चाहेंगे कि उनकी होने वाली बहू व्हीलचेयर पर शादी के मंडप में आए। विक्रांत ने हमारे 6 टिकट पहले करा दिए ताकि हम डेस्टिनेशन पर पहले पहुंच जाएं। मुझे सोफे पर बैठाकर खूब तस्वीरें ली गईं, जिनमें मेरे पैर छिपे हुए थे। सब अपने अपने कार्यक्रम के अनुसार डेस्टिनेशन होटल पहुंचे। विक्रांत ने बहाना बना दिया कि प्री वेडिंग कार्यक्रमों में किसी कारण से मैं भाग नहीं ले पाऊंगी। सब मुझसे कमरे में मिलने आते। मैं पलंग पर लेटे लेटे सबसे मिलती। हम 6 यात्रियों में मम्मी पापा स्नेहा और भैया भाभी के अलावा किसी को नहीं मालूम ना था कि मेरे पैर की हड्डी टूटी है। विक्रांत के माता पिता भी आ गए, मुझसे मिलकर गए। मैं डरी रही। विक्रांत ने बड़ी बखूबी से मुझे बेड पर लिटाए रखने के एक के बाद एक नए बहाने गढ़े। मेरे बिना कई रस्में हुई और कईयों में मैं सबसे पहले पहुंचकर बैठ जाती, बड़े से लहंगे में पैर छिपाकर, और तभी उठती जब सबको विक्रांत या मम्मी पापा किसी ना किसी बहाने कहीं और ले जाते। यह डेस्टिनेशन वेडिंग एक बड़े होटल में हो रही थी, जिसमें सर्विस लिफ्ट से व्हील चेयर पर चुपचाप इधर से उधर जाना संभव था। मेरा कमरा एकदम सर्विस लिफ्ट के बराबर था, इसलिए कम को ही शक हुआ। बारात निश्चित समय मैरिज होटल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंची। बारात में जो लड़कियां आई थीं, उनमें मुझे ना देखकर खुसर फुसर हो रही थी। भाभी मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही थी। तभी 7-8 लड़कियां मुझसे मिलने चली आईं, लेकिन मैं तो बेड पर लेटी थी और नकली छींके मार रही थी, इसलिए देखते ही वे उल्टे पैरों लौट गई। जब पहली जयमाला वाली रस्म होनी थी तो मैं शान से व्हील चेयर पर आई। सारे घर में सन्नाटा छा गया कि अब मुसीबत बेधड़क आ गई। असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब विवाह मंडप में आयोजन के लिए बुलाया गया। मेरी और विक्रांत की जिद के कारण स्नेहा ही मुझे लाल लहंगे में लेकर विवाह के मंच पर पहुंची। सबके मुंह खुले रह गए, हमारी ओर के बारातियों के भी और विक्रांत के संबंधियों के भी। विक्रांत के पिता बरसने लगे। यह क्या तमाशा है? क्या हम अपाहिज लड़की से शादी करने वाले हैं? मैं अपमान से तिलमिला उठी। पापा ने सारी बात विक्रांत के पापा को बताई तो वो भी शांत नहीं हुए। विक्रांत इस दौरान चुप खड़ा रहा। तभी मैं बोल पड़ी, नहीं करनी है मुझे शादी। मेरा पैर कोई कट नहीं गया है। क्या जरूरत है पापा को गिड़गिड़ाने की? क्यों पापा दया की भीख मांग रहे हैं किसी के आगे? बोलते बोलते मेरा सारा शरीर कांपने लगा। तभी किसी रिश्तेदार ने कहा कि विक्रांत की शादी स्नेहा से कर दो।
काम हो जाएगा। विक्रांत यह सुनकर भी चुप था। पिताजी ने तो हाँ भी कह दी, लेकिन तभी विक्रांत का असली रूप सामने आया। बोला, पापा, मेरा विवाह शिखा से ही होगा और शादी का जो समय तय है उसी में सब कुछ होगा। मुझे हड्डी टूटने की बात पहले दिन से पता है। यह सब मेरी इच्छा और हमारे भविष्य के सुख के लिए है। विक्रांत के प्रति मेरी सहानुभूति उमड़ आई। सोचने लगी कि मेरे लिए वह कितनी मुसीबत झेल रहा है। कुछ का उत्साह निचुड़ गया था। वातावरण में एक अजीब सा सूनापन भर उठा, पर फिर पूरे जोश खरोश से शादी का हर काम पूरा हुआ। मैं व्हील चेयर पर और विक्रांत मेरे साथ खड़ा। सैकड़ों फोटो में हमारा प्यार जाहिर हो रहा था। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही इमोशनल है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।